In a reaction to A2 plus B2 change into 2A2B when the reactant A will disappear. जब A disappear होगा तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आप देख रहे हो इसका 2 मोल यूज हो रहा है, तो जब ये कंप्लीट यूज होगा तो इसका 1 मोल यूज होगा साथ में और इसका 2 मोल बनेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाफ द रेट दैट बी विल डिक्रीज। तो जिस रेट से ए डिक्रीज हो रहा है उसके हाफ रेट से बी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा है द सेम रेट दैट बी विल डिक्रीज, सेम रेट से डिक्रीज हो नहीं रहा। डबल द रेट दैट ए टू बी विल फॉर्म, यहाँ पे 2 मोल से 2 मोल बन रहा है इसलिए जो रेट है वो सेम है, डबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ट्वाइस द रेट दैट बी विल डिक्रीज, ट्वाइस रेट से बी डिक्रीज नहीं हो रहा है, ट्वाइस रेट से ए डिक्रीज हो रहा है बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही है। सेकेंड, कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X change into Y with the activation energy EB and EF respectively for the backward and forward reaction respectively। तो यहाँ पे आपको बताना है EB और EF में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे हम लोग अगर इसका ग्राफ खींच दें टाइम के साथ, अगर हम यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है उससे ज्यादा एनर्जी होती है प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से एक आप ग्राफ बना लोगे, तो ग्राफ बनाओगे, ये मान लो आपका हो गया एनर्जी बैरियर, तो ये एनर्जी हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब यहाँ पे इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Consider reaction Ag plus Bh change into product when concentration of both the reactant G and H is doubled. The rate increases by 8 times. However, when the concentration of G is doubled, keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of the reaction is. तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि रेट 8 हो जाता है जब आप G को डबल कर देते हो और H को भी डबल कर देते हो। और दूसरा कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है जब आप जी को डबल कर देते हो लेकिन आप वाई को कांस्टेंट रखते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको डबल करने से ये रेट डबल हो रहा है, मतलब कि इसका जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू जी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 1 यूज कर लेंगे तो आपको जो y मिलेगा वो मिल जाएगा 2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एच जो ऑर्डर है वो 2 है। तो जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो लिखोगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ जी के पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ एच के पावर 2, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑन विच फैक्टर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो रेट कांस्टेंट होगा उसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिफ्थ है इफ 60% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली। या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग लिखेंगे 2.303 बाई टाइम मीन 60 लॉग इनिशियल, अगर हम 100 ले लें तो ये 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ बचा हुआ अमाउंट लिखेंगे 40 इक्वल टू 2.303 बाई टी, आपको ये बताना है लॉग इनिशियल 100, 50% रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ 50 अमाउंट आपका बच जाएगा, ये लॉग 2 हो गया और ये हो गया log 10 माइनस 2 log 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2। अब log की वैल्यू यूज कर लो, 1 माइनस 2 इंटू 0.3010 करेंगे तो आएगा 0.6020 और ये हो जाएगा 0.3010। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 0.3980 और ये हो जाएगा 0.3010। तो यहाँ से जब आप टी हाफ कैलकुलेट करोगे
तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 45.37 के आसपास। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर सही है बोल रहे हैं, तो आप लिख दोगे बी। नेक्स्ट, if the initial concentration of the reactant is doubled, the time for half reaction is also doubled. The order of reaction is, जो T half होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, जहां पे n ऑर्डर है। तो जब आप ऑर्डर को जीरो यूज करोगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आता है, और जब ये डायरेक्ट रिलेशन होगा तभी इसको डबल करने पे ये टी हाफ डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल हम करते हैं तो उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो भी डबल हो जाता है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपको एन की वैल्यू आपने जीरो डाला था इसलिए जीरो लिखना होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 days। तो कह रहा है कि आफ्टर 560 days 1 ग्राम एलिमेंट विल बी रिड्यूसेस टू। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, अमाउंट ऑफ मटेरियल लेफ्ट, कितना अमाउंट बचेगा वो इक्वल टू होता है इनिशियल अमाउंट आपने कितना लिया था उसका 1/2 के पावर n, जहां पे n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। इनिशियल अमाउंट आपने 1 लिया, 1/2 के पावर, अब 140 अगर हाफ लाइफ होगा तो 560 में आपको हाफ लाइफ यूज करना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि 140 4 टाइम्स आएगा 560 में, तो आपको पावर कर देना है 4। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/16 पार्ट, तो इतना ग्राम ये बच जाएगा। आंसर डी सही है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट कर लो, 1 ग्राम 140 डेज के बाद हो गया हाफ ग्राम, फिर 140 डेज के बाद 1/4 ग्राम, फिर 140 के बाद 1/8 ग्राम, फिर 140 डेज के बाद 1/16 ग्राम, ये बच जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन अ होमोजीनियस रिएक्शन ए चेंज इनटू बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें ए चेंज हो रहा है बी सी और डी में। इनिशियल प्रेशर इसका पी नॉट ले लेते हैं, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो इनका कोई प्रेशर होगा नहीं। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मान लेते हैं कि इस बी का प्रेशर एक्स है, तो अब बी 1 मोल है, 1 मोल का प्रेशर एक्स है, तो ये दोनों भी 1 मोल है, इनका प्रेशर एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो रिमेनिंग प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। अब इसी टी टाइम पे इनका जो टोटल प्रेशर है वो पी दिया गया है, मीन्स पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स, ये सम आपका पी के बराबर है। तो यहाँ से आप लिखोगे पी नॉट प्लस 2x इक्वल टू पी, 2x इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस पी नॉट, तो x इक्वल टू आ जाएगा p माइनस पी नॉट बाई 2। अब यही वैल्यू आप यूज कर लो, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसी को एक्सप्रेशन में यूज करना है। तो यहाँ से आप प्रेशर लिखोगे p माइनस पी नॉट बाई 2, और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2p0 माइनस पी प्लस पी नॉट बाई 2 मीन्स 3p0 माइनस पी बाई 2। अब यही प्रेशर आपको यूज करना है एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन होता है k इक्वल टू 2.303 बाई टी log initial pressure means P naught and the pressure at time t means 3p naught minus p by 2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 2p0 डिवाइडेड बाई 3p0 माइनस p, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, रेट एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम लोग कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं ए और बी। तो कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है तो पावर 2 लिख दिया, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है तो 3 लिख दिया। फिर कह रहा है कि जब इन दोनों के कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको 2 कर दिया पावर 2 और इसको भी 2 कर दिया पावर 3, तो ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा आपसे पूछ रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो जाएगा 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट का रिलेशन होता है वो आप लिखते हो रेट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू
इनिशियल आपसे पूछा हुआ है, फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 बोला हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। इसी को यूज कर लो। ये 25 सेकेंड इधर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 0.5, और 0.5 इधर आके फिर ऐड हो जाएगा, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मिलेगा वो 1 m मिलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे 2 बोला हुआ है, इसलिए हम 2 कंसीडर करेंगे। बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 100। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको बताना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेट इक्वल टू, या रेट प्रोपोर्शनल टू लिख लो, 2 to the power n, जहां पे n है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितनी बार आप करते हो। जब 30 से आप टेम्परेचर को राइज करोगे 100, तो 10 डिग्री ये राइज आप करोगे 7 टाइम्स, मतलब आपको जो रेट होगा वो 2 to the power 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 to the power 7 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 128, तो जो रेट होगा वो 128 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज फॉलो द काइनेटिक्स। सुक्रोज का जब इन्वर्जन होगा मतलब हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, तो सुक्रोज C12H22O11 रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इस रिएक्शन में आपको ऑर्डर दिख रहा होगा 2, लेकिन वाटर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, और जब कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें किसी एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो, जो ऑर्डर होता है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हमेशा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेस 90% आफ्टर 10 years। व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2.303 बाई टाइम 10 ईयर, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लिया, 90% डिक्रीज हो गया मतलब बचा हुआ अमाउंट होगा 10, इक्वल टू 2.303 बाई टाइम आपको बताना है, लॉग इनिशियल 100 लिया, 50% यूज करना है क्योंकि हाफ लाइफ है, इसलिए बचा हुआ अमाउंट होगा 50। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये log 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा log 10। इनकी वैल्यू यूज कर लो, 1/10 इंटू log 10 की वैल्यू 1, 1/t इन log 2 की वैल्यू 0.3010। इसी सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा लगभग 3 years, इसलिए आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द हाफ लाइफ करेक्ट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन, जहां पे एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर के लिए यूज करोगे और इनिशियल यहाँ पे कंसंट्रेशन ए यूज किया है, तो ए टू दी पावर लिखोगे 1 - 3, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर -2, यानी प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा 1/a²। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा 1/a², मतलब फोर्थ सही है। A reaction involving two different reactants can never be। अगर यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट यूज होंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ भी हो सकता है। यूनिमॉलिक्यूलर कभी नहीं होगा, क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ओनली सिंगल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो दोनों यूज होंगे, कोलिजन में दोनों इन्वॉल्व होंगे, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये सही है, रेट कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सभी ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है, इसलिए इसके लिए भी करेगा। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी सही है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स यूनिट रेट कांस्टेंट का होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉट रिप्रेजेंट द एलिमेंटल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा कोई भी रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है,
और सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा तो उस रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। यहां से जब ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2+हाफ मीन्स 2.5, जो कि फ्रैक्शन में है, इसलिए ये एलिमेंटल रिएक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर डी सही है, ये एलिमेंटल रिएक्शन नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकते हैं। When initial concentration of the reactant is double, the half life period of zero order reaction is, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो जब इसको डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 change into 2NH3, if rate of disappearance of hydrogen is this, then the rate, तो यहाँ से रेट आप लिखोगे जब हाइड्रोजन के बेस पे तो लिखोगे -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 का 1/3 कर दो तो आपको मिल जाएगा 2 मोल/लीटर/सेकेंड, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन एज, आर्हेनियस का इसमें जो इक्वेशन है आपको डिस्कस करना है। तो आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू होता है a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पे a आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग है वेरिएबल यूनिट, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर चेंज करोगे यूनिट बदल जाएगा, इसलिए वेरिएबल होगा। बाकी इन तीनों की यूनिट कांस्टेंट होती है। इफ एनर्जी या प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट द रिएक्शन इज, अभी ऐसा प्रॉब्लम है कि आया हुआ था, यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उस कंडीशन में इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आपको एनर्जीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।